नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 219वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सभी क्वेश्चंस को हम पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं, अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखते हैं, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं, जिससे आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाए और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका पूरा जो टॉपिक है उसका रिवीजन भी हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के ऊपर 6 मास्टर वीडियोस भी बनी हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर एक साथ कई सारी क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं यहां पर दी गई हैं, इनका सही क्रम आपने लगाना है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। आईएनए मुकदमा ये कब हुआ था? आईएनए मुकदमा 1945 में हुआ था, नवंबर में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और रॉयल इंडियन नेवल विद्रोह जो हुआ था आपका, ये 1946 में हुआ। तो हमने चारों के वर्ष यहां पर लिख दिए। सबसे पहले क्या हुआ है? अगस्त प्रस्ताव, यानी सबसे पहले आपका 1 आएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी कि उसके बाद 3 आएगा। फिर आपका आईएनए मुकदमा है, यानी 2, और फिर 4। 1 3 2 4, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, सही क्रम आपने लगाना था, सही क्रम यहां पर हमने लगाया। अगर हम इन चारों घटनाओं से जुड़े कुछ तथ्यों की बात करें, जो अगस्त प्रस्ताव था जो आपका 1940 में आया था, उस समय जो वाइसरॉय था लिन लिथगो, उसके द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था ताकि कांग्रेस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जा सके, उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके। ठीक है। जो आईएनए मुकदमा है, आईएनए मुकदमा 1945 में हुआ था। बेसिकली 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो आईएनए के अधिकारी थे, 3 इंपॉर्टेंट अधिकारी थे उनके, एक थे मेजर जनरल शहनवाज खान, दूसरे थे कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, और तीसरे थे कर्नल प्रेम कुमार सहगल। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इन पर जो केस चलाया गया देशद्रोह का, वो लाल किले में चलाया गया, और इस मुकदमे को लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। ठीक है। 5 से 11 नवंबर के बीच में इनके ऊपर केस चला। देश में पूरा समर्थन इनके लिए यहां पर हुआ। इनको बचाने के लिए कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एक बचाव समिति उन्होंने बनाई कांग्रेस ने, जिसके अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। और इस समिति में तेज बहादुर सप्रू थे, अरुणा आसिफ अली थे, के.एन. काटजू थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। आखिर में पूरे देश में जब इनके समर्थन में आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों को इनको छोड़ना पड़ा। ठीक है। यह था आपका आईएनए मुकदमा, जिसे लाल किला मुकदमा भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हैं, 8 अगस्त 1942 को यह शुरू हुआ था। ठीक है। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बारे में और बाकी सभी घटनाओं के बारे में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वाली क्लास में हमने डिटेल से बातें करी हैं, उनको पूरे घटनाक्रम को समझा है वहां पर। ठीक है। इंडियन नेवल विद्रोह की बात करें, शाही नौसेना विद्रोह, यह आपके 18 से 23 फरवरी 1946 में हुआ था। इसकी शुरुआत बंबई से हुई थी, तो इसे बंबई विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। विद्रोह का कारण क्या था? तो बेसिक सा कारण था कि जो ब्रिटिश सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे, उनमें जो भेदभाव होता था वो यहां पर प्रमुख कारण था। किस जहाज के सैनिकों ने यहां पर यह विद्रोह किया था? तो HMIS तलवार आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लेटराइट मिट्टी को लेकर के 4 बातें हैं, कौन सा वाला गलत है चलिए देखते हैं। पहला, यह साधारणतया लाल रंग की होती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है आपकी लाल रंग की होती है। ईंटें बनाने में भी किस मिट्टी का इस्तेमाल होता है? लेटराइट मिट्टी का। भारत का चौथा सबसे बड़ा जो मृदा वर्ग है वो लेटराइट मिट्टी है, यानी भारत में चौथी सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटराइट मिट्टी है। ठीक है। यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। सेकंड वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो लेटराइट मिट्टी है इसका निर्माण सिलिका के निक्षालन से होता है, लीचिंग प्रोसेस से इसका निर्माण होता है। सवाल पेपर में आया था, कौन सी मिट्टी लीचिंग प्रक्रिया से बनती है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है। इस मिट्टी में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं निक्षालन के माध्यम से, लीचिंग के माध्यम से वो रिसकर चले जाते हैं।
इस मिट्टी में जो आपका पोटैश है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, फास्फोरस है, ये 4 प्रमुख तत्व जो होते हैं इनकी भारी कमी हमें देखने को मिलती है। तो सेकंड वाला आपका गलत है। इसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। जो लेटराइट मिट्टी है आपकी, ये ज्यादातर आपको पश्चिमी घाट पर, उड़ीसा के तट पर, केरल में ज्यादा यह आपको देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में भी आपको मिलेगी, केरल में सबसे ज्यादा मिलती है और फिर आपका महाराष्ट्र है। यानी मध्य भारत से दक्षिण भारत के बीच में आपको यह मिट्टी मिलती है, उत्तर भारत में नहीं। तो तीसरा वाला भी आपका गलत है। इस मिट्टी में काजू, कॉफी, मूंगफली, चाय की अच्छी उपज होती है। चौथा वाला आपका बिल्कुल सही है। लेटराइट मिट्टी की उपयोगिता को लेकर के 2 बातों को ध्यान रखना। ईंटें बनाने में या ईंटें बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वो लेटराइट मिट्टी है। दूसरा, जो मूंगफली है, काजू है, रबर है, कॉफी है, चाय है, मसाले हैं, इन सब के लिए भी सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है वो लेटराइट मिट्टी ही मानी जाती है। तो आपका पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। आपको पूछा है गलत वाला कौन सा है, तो हम यहां पर कहेंगे दूसरा और तीसरा यहां पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक असमानता मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक असमानता मापने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है? गिनी गुणांक का, लॉरेंज वक्र का, पाल्मा अनुपात और थिल सूचकांक। इन सभी का इस्तेमाल या इन सभी का संबंध किससे है, किसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं? तो आय असमानता को मापने के लिए, आर्थिक असमानता को मापने के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गिनी गुणांक है आपका किसी देश या किसी क्षेत्र के अंदर धन का जो असमान वितरण होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, नंबर के रूप में उसे दर्शाता है कि इस क्षेत्र में कितनी आय असमानता है। इसी प्रकार जो लॉरेंज वक्र है उसी असमानता को वक्र के रूप में दर्शाता है। जो पाल्मा अनुपात है, पाल्मा अनुपात एक अनुपात है जिसके माध्यम से देश के जो टॉप सबसे 10% अमीर हैं उनके पास कितनी संपत्ति है और 40% जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उनके पास कितनी संपत्ति है वो दर्शाया जाता है। ठीक है, थिल सूचकांक भी आपका आय असमानता को मापता है, यानी आर्थिक असमानता को मापता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन समितियों के द्वारा स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया था? देखिए, त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर पर है। किसने यह सुझाव दिया था कि 3 स्तर पर होना चाहिए? किसके सुझाव पर बनी है वो तो आपको पता है, BR मेहता जो समिति है उसके सुझाव पर बना था। लेकिन और किसकी समिति ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर होनी चाहिए? सबसे पहला नाम तो BR समिति का आता है, तो यहां पर सेकंड वाला है आपका। जो अशोक मेहता समिति थी इसने द्विस्तरीय की बात करी थी। ठीक है, LM सिंघवी समिति ने भी 3 स्तरीय की बात करी थी। पंचायती राज को लेकर के अलग अलग समितियां बनी हैं। किस समिति ने विशेषकर जो आपकी 3 से 4 इंपॉर्टेंट समिति है, कितने स्तर पर पंचायती राज की उन्होंने बात करी, सिफारिश करी, वो पूछा जाता है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पर, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर पर, LM सिंघवी ने भी 3 स्तर की सिफारिश करी थी। PK थुंगन समिति, इस समिति ने भी 3 स्तर पर सिफारिश करी थी। ठीक है, एक समिति आई थी GVK राव समिति, इस समिति ने 4 स्तर पर पंचायती राज बनाने की सिफारिश करी थी। ठीक है, तो किसने करी है त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश? 2 और 3। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो यहां पर CAG को लेकर के 3 स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला आपका सही है। पहला, इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। देखिए, CAG का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में है और यह आर्टिकल आपके किस भाग में आते हैं? भाग 5 में आते हैं। तो पहला कथन आपका सही है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सेकंड वाला गलत हो जाएगा। जो CAG होता है इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर यह अपने पद पर नहीं होते। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति जरूर करते हैं। देश का जो पूरी वित्तीय प्रणाली है उसका लेखा परीक्षण करने का अधिकार इनको होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर इनका नियंत्रण होता है जो CAG होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने CAG को, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इस अधिकारी को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था। ठीक है, इनकी नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष की उम्र के लिए होती है और अगर इनको बीच में हटाना है तो वैसे ही हटाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यह आपका गलत होगा। वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी भी पद के नियुक्ति के योग्य नहीं होता, यह आपका बिल्कुल सही है।
अपने पद से हटने के बाद या अपने पद पर रहने के बाद ये ना तो भारत सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण कर सकते हैं और ना ही राज्य सरकार के अधीन। सही वाला है आपका पहला और तीसरा। सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है हमने उसको भी यहां पर समझा, पहला और तीसरा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? संसद की जो प्रमुख समितियां हैं उनको लेकर के भी सवाल आ जाता है। ऐसे ही एक समिति है लोक लेखा समिति। चलिए देखते हैं। इसका पहली बार गठन 1921 में किया गया था। यह आपका बिल्कुल सही है। हमारे देश की सबसे पुरानी वित्तीय समिति जो माना जाता है वो लोक लेखा समिति को मानते हैं। इसका गठन 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था उसके माध्यम से 1921 में किया गया। ठीक है, यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखिए, लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। इन 22 में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति ये नहीं है। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये वाला कथन भी आपका सही है। आपको पूछा है सही वाला, तो पहला सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। जो भी समितियां हैं संसद की, चाहे वो प्राक्कलन समिति हो, चाहे वो लोक लेखा समिति हो, चाहे लोक उपक्रम समिति हो, सबका कार्यकाल 1-1 साल का ही होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति से जुड़ा एक और तथ्य यहां पर याद करना। सवाल आता है कि निम्न में से किस संसदीय समिति का जो प्रमुख होता है आमतौर पर विपक्ष का ही कोई नेता होता है, तो वो है आपकी लोक लेखा समिति। कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन एक परंपरा है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है विपक्षी दल में से ही किसी को चुना जाता है। ठीक है, ये पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज, जो सीएजी है, सीएजी किसके लिए मित्र का, दार्शनिक का, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? तो सीएजी लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक का काम करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की घोषणा जो करी थी, ये पार्टी बनाने का जो ऐलान किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1956 में उन्होंने इसे बनाने का ऐलान किया था। हालांकि 1956 में ही उनका निधन हो जाता है। बाद में उनके अनुयायियों के द्वारा या उनके सहयोगियों के द्वारा यह पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, तो किससे इस पार्टी का संबंध है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, पानीपत का जो युद्ध था आपका कई बार पूछा गया है कब हुआ, तो आप कहते हैं 1526 में हुआ। इसका महत्व क्यों है? तो इसी युद्ध के माध्यम से दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और इसी युद्ध के माध्यम से मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कई बार आपने पढ़ा है। अब और ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं, उन्हीं सिंपल क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे कारण पूछ लिया कि वो जीता, लेकिन उसके जीतने का कारण क्या था? बाबर की जीत का जो सबसे प्रमुख कारण माना गया पानीपत के युद्ध में, वो उसकी तुलगमा नीति को माना गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तुलगमा नीति, जिसमें विपक्षी सेना को चारों ओर से घेर कर मारने का इस्तेमाल किया जाता था या मारा जाता था। ठीक है, तो तुलगमा नीति का इस्तेमाल इस युद्ध में बाबर ने किया था और जिससे उसने अपनी छोटी सी सेना के माध्यम से इब्राहिम लोदी की जो बड़ी सेना थी उसे हरा दिया था। एक और चीज पूछी जा सकती है, ये जो तुलगमा नीति है इसको बाबर ने किससे सीखा था? तो देखिए, 1502 में एक युद्ध लड़ा था बाबर ने जिसे कहा जाता है सर ए पुल का युद्ध। यह युद्ध बाबर और उज्बेकों के मध्य में हुआ था। जो उज्बेक थे उन्होंने इस युद्ध में तुलगमा नीति का इस्तेमाल किया और बाबर को हराया। इन्हीं उज्बेकों से बाबर ने तुलगमा नीति को ग्रहण किया था। ठीक है, बाबर के बारे में मुगल साम्राज्य की क्लासेस हमारी चल रही है, उसमें हमने पूरा डिटेल में इस पूरे युद्ध को और पूरे घटनाक्रम को जाना था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने करी थी? देखिए, मध्यकाल में जौनपुर में एक स्वतंत्र शर्की राजवंश स्थापित हुआ था। इस राजवंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई? इस राजवंश की स्थापना मलिक उल शर्क ने करी थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जो जौनपुर था, जौनपुर की स्थापना किसने करी? तो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। फिरोज शाह तुगलक का जो चचेरा भाई था जिसका नाम था जौना खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, इसकी स्मृति में जौनपुर बसाया था। दिल्ली सल्तनत के अधीन था। दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी था जौनपुर। जौनपुर में एक स्वतंत्र संस्थापक यहां पर हुआ, एक राजवंश स्थापित हुआ, शर्की राजवंश। इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था मलिक सरवर।
इसको ध्यान रखेंगे। इसी मलिक सरवर ने मलिक उल शर्क यानी पूर्व का स्वामी यह उपाधि धारण करी थी। तो आपको या तो मलिक सरवर देगा या मलिक उल शर्क देगा। यह उपाधि इसी मलिक सरवर ने धारण करी थी। ठीक है, किसके द्वारा इसे यह उपाधि दी गई? तो फिरोज शाह तुगलक का ही एक बेटा था महमूद, उसने दी थी। इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन आपने फिर भी याद करना है। तो जौनपुर में शर्की राजवंश का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। पूरा नाम, उपाधि क्या धारण करी उसने? मलिक उल शर्क। इस वंश का जो सबसे महान शासक माना जाता है वो इब्राहिम शाह को माना जाता है। उसका भी नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसी इब्राहिम शाह के काल में जौनपुर इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ शिक्षा के केंद्र के रूप में कि उसे भारत का सिराज कहा जाने लगा। जौनपुर का जो पूरा सांस्कृतिक विकास भी हुआ वो इन्हीं शर्की राजवंश के काल में हुआ था। कौन सा सागर या महासागर यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो उत्तरी अमेरिका से यूरोप को अलग करता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो देखिए, पंचायत प्रावधान या जैसे पूरा नाम कहा गया अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, यानी पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार के लिए एक कानून पारित किया गया था हमारे संसद के द्वारा। इस कानून का जो पूरा नाम था वो था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ये इसका पूरा नाम था। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, जिसे कहा जाता है पैसा अधिनियम। तो पैसा अधिनियम कब आया था? यह अधिनियम 1996 में आया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र थे, शेड्यूल्ड एरिया थे, वहां पर पंचायती राज को कैसे फैलाया जाए, पंचायती राज कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए 1994 में एक समिति बनाई गई, जिस समिति के अध्यक्ष थे दिलीप सिंह भूरिया, और उन्हीं के नाम पर इसे भूरिया समिति कहा गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1995 में दी और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत उपबंध या पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में यह दोनों सदनों से पारित हो गया था। तो पैसा अधिनियम किससे संबंधित है? कई बार ऐसा सवाल भी बन जाता है। तो इसका पूरा नाम अगर आपको पता है तो आप बता देंगे। किसकी सिफारिश पर बना, कब बना, वो सब आप आसानी से अब बता सकते हैं। ठीक है, 1996। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं मन होता है? यह कथन किसका है? यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? जो हमारी इकोनॉमिक्स वाली क्लास थी उसमें हमने सेकंड क्लास में राष्ट्रीय आय के बारे में जाना था। राष्ट्रीय आय मापने की 3 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें पहली विधि थी आपकी उत्पाद विधि, दूसरी विधि है आपकी आय विधि और तीसरी विधि है आपकी व्यय विधि। यानी उत्पाद है, व्यय है और आय है, वितरण विधि इसमें शामिल नहीं होती है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शहर कुषाणों की दूसरी राजधानी रहा था? तो कुषाण शासक जो थे इनकी दूसरी राजधानी रही थी आपकी मथुरा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, कुषाणों की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर यानी आज का पेशावर, ये इनकी पहली राजधानी थी। कुषाणों की जो दूसरी राजधानी के रूप में बना वो बना था मथुरा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कुषाण वंश जो था, इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। इसका नाम आपने याद रखना है, कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। इसी वंश का जो सबसे प्रमुख राजा हुआ उसका नाम था कनिष्क। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना और शक संवत की इसने शुरुआत करी थी। इसी कनिष्क के काल में या कुषाणों के काल में गंधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। ठीक है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना करी गई? बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। उसमें आपका जो पहला है उसे कहते हैं विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। जो विनय पिटक है और सुत्त पिटक है ये दोनों पहली बौद्ध संगति के दौरान संकलित किए गए थे, जबकि जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक ये तीसरी बौद्ध संगति के दौरान संकलित हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई, अशोक के शासनकाल में हुई। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिस के द्वारा करी गई और इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि जो तीसरा पिटक है अभिधम वो इसमें जोड़ा गया। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी?
देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में करी गई थी। किस समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिम्हन समिति ने सिफारिश करी थी कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनने चाहिए, तो इनको बनाया गया। 1975 में अध्यादेश के माध्यम से इन ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। बाद में कानूनी रूप इनको देने के लिए 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था और इनको संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, 1987 के बाद से एक भी नया ग्रामीण बैंक नहीं बनाया गया और किस समिति की सिफारिश पर यह हुआ था? केलकर समिति। केलकर समिति ने 1987 में सिफारिश करी कि अब एक भी नया ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं बनना चाहिए, तो आखिरी बैंक जो बना वो 1987 में बना। उसके बाद से कोई भी बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो नहीं बना। ठीक है, तो किसकी सिफारिशों पर इनको बनना रोका गया? केलकर समिति। एक समिति का नाम और याद कर लीजिए जो थी खुसरो समिति। किस समिति ने यह सिफारिश करी थी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनको उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय कर दो? यह कहा था खुसरो समिति ने। तो किसकी सिफारिश पर बनने शुरू हुए, किसकी सिफारिश पर रुके और किसने विलय की सिफारिश करी, ये तीनों पूछ लिए जाते हैं। शिवरामन समिति जो है इसका नाम भी याद करना है, इसी की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा प्लांट और राज्य के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो हमारे परमाणु ऊर्जा प्लांट है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, दूसरी तरफ उनके राज्य, इनका एक युग्म दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। तारापुर ऊर्जा प्लांट, क्या यह महाराष्ट्र में है? बिल्कुल आपका सही है। देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा प्लांट जो है वो यही वाला है, तारापुर। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसे अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। अगला है कलपक्कम, क्या यह तमिलनाडु में है? यह भी आपका सही है। जो कलपक्कम आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में एक और है कुडनकुलम, इसको भी ध्यान रखना। नरोरा, क्या ये आंध्र प्रदेश में है? गलत हो जाएगा। जो आपका नरोरा ऊर्जा प्लांट है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तीसरा वाला गलत है। काकरापारा गुजरात में है, ये आपका सही है। आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है आजाद दस्ता नामक एक संगठन? यह जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हावर चलाया और जितने बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया था आधी रात में। उन्हीं में एक नेता थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनको हजारीबाग जेल में रखा गया। हजारीबाग जेल से ये वहां से फरार हुए, फिर भूमिगत रहकर इन्होंने आंदोलन को चलाया। उसी दौरान इन्होंने सेंट्रल एक्शन कमेटी भी बनाई और आजाद दस्ता भी बनाया। तो किसने बनाया और किस आंदोलन के दौरान बनाया वो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न राज्यों में से कौन सा सर्वप्रथम गठित हुआ था? तो भारत के राज्य किस किस क्रम में बने वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। इन 4 राज्यों में इनका पहले वर्ष लिख लेते हैं, कौन किस वर्ष में बना, फिर आप आसानी से बता लेंगे। अरुणाचल प्रदेश किस वर्ष में राज्य बना था? 1987 में। नागालैंड कब बना था? 1963 में। हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में। और मेघालय 1972 में। तो आप देखेंगे सबसे पहले राज्य कौन बना है इन चारों में? नागालैंड बना है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? कई बार हमने इसको देखा और कई सारे अलग अलग परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है। कई बार कौन इसे जारी करता है या एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया भारत में, यह पूछ लेता है। देखिए, किसी भी पदार्थ की या किसी भी उत्पाद की जांच की जाती है, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और यह मार्क देने का मतलब यह है कि जो उत्पाद है, जो निर्धारित मानक है उनमें वो उत्पाद सही पाया गया है। ठीक है, जो ये एगमार्क है यह कौन देता है? विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो ISI मार्क है वो कौन देता है? वो भारतीय मानक ब्यूरो देता है। ठीक है, दूसरा सवाल, एगमार्क एक्ट कब पारित किया गया भारत में, कब इसे लागू किया गया? तो आजादी से पहले 1937 में यह लागू हो चुका था। ठीक है, इसमें संशोधन कब हुआ? तो 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। तो एगमार्क एक्ट भारत में कब आया? 1937, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर देखे। अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने इन सवालों को यहां पर कवर करने का प्रयास किया।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।